नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने में लेके आए हैं इतिहास के प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं, अर्थात छठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन, जनरल कंपटीशन हो, वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार किया गया है। वो सारी क्वेश्चन बारी बारी से आपको कराया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है गेहूं और जौ। माफ कीजिएगा, हाँ। पहला क्वेश्चन है गेहूं और जौ से संबंधित। तो गेहूं और जौ से संबंधित जैसे ही प्रश्न आता है तो उससे एक आगे तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बताइए कि गेहूं और जौ किस कुल का पौधा है। ये हो जाता है ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल का पौधा, ग्रेमिनी। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, या कहीं कहीं आपको एस्टिवम भी मिलेगा। उसके बाद आता है जौ। तो जौ भी आता है ग्रेमिनी कुल का। और जौ का वैज्ञानिक नाम आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल सही है, ये हुई थी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आता है मेहरगढ़। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य पहाड़ी थी। हिमालय और विंध्य पहाड़ी नहीं, विंध्य नहीं थी, बल्कि विंध्य क्षेत्र नहीं था, बल्कि पहाड़ी क्षेत्र था, जिसमें सुलेमान और किरथर पहाड़ी, किरथर पहाड़ी। और ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये दोनों भी बलूचिस्तान में ही आते हैं। बलूचिस्तान में ही ये दोनों पहाड़ी पाया जाता है, सुलेमान और किरथर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसे इसमें क्या दिया गया है, हिमालय और विंध्य, तो इसमें विंध्य नहीं होगा, लेकिन हिमालय पहाड़ी होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन सही है। इसमें क्या है, कौन सा सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और मेहरगढ़ में चावल के साक्ष्य भी मिले हैं सर्वप्रथम, लेकिन चावल के मामले में कहीं कहीं आपको लहुरा देव भी मिलेगा और कहीं कहीं मेहरगढ़ भी। तो ये मान के चलें कि मेहरगढ़ मिलेगा तो लहुरा देव नहीं मिलेगा, लहुरा देव मिलेगा तो मेहरगढ़ नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो इसलिए दोनों याद रखें, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी लाभदायक होगा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। बिल्कुल सही है, ये हुआ था लगभग 4700 ईसा पूर्व। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नहीं, 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही है, सही कह रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का प्राचीन काल में किस नाम से जाना था? तो सोन के आसपास का क्षेत्र जो होगा वो मगध होगा। और मगध हो गया, वज्जी हो गया, मगध, अवंती, वज्जी और काशी, ये चारों जो है वो 16 महाजनपद में से लिया गया है। चारों 16 महाजनपद में से ये 4 पद हैं। और इस 16 महाजनपद की जो चर्चा हुई है, सर्वप्रथम हुई है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में।
उस हिसाब से आप देख लीजिए। मगध, मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। और मगध वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था? तो मगध वंश का संस्थापक हो जाता है बृहद्रथ। बृहद्रथ। और जब प्रश्न में आए कि मगध वंश का संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ हो जाएगा। और मगध वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार, जिनका कार्यकाल आपका 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व है। तो मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। वज्जी की थी वैशाली। वैशाली। अवंती का था उज्जैन। उज्जैन। काशी। काशी। वाराणसी। भारत देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? सही ढूंढना है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इंदोस या कहीं कहीं आपको इंदे भी मिलेगा। भारत नाम का जो सही है बिल्कुल ये, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भरत कहा जाता है कि भरत एक कबीले का नाम था या समूह जो भी कहें। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद से हुई है, बिल्कुल सही है। और वेद तथा पुराणों में भी भरत का ही चर्चा है। या फिर कहीं कहीं मिलेगा आपको जम्बू द्वीप भी मिलेगा। जम्बू द्वीप अर्थात जामुन, जामुन जो फल होता है उसी से लिया गया है जम्मू। तो इसमें क्या होगा? तो 1 और 2 दोनों सही होगा, अर्थात सी हो जाएगा इसका आंसर। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पांडुलिपियों के, ये अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू अर्थात जिसका अर्थ है हाथ से, हाथ है, मेनू का अर्थ है हाथ, बिल्कुल सही है। उसके बाद है पांडुलिपियों के ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी, बिल्कुल सही है। पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, नहीं, मंदिर और विहार में प्राप्त होती हैं लेकिन केवल नहीं, ये अन्य जगहों पे भी इसका प्रमाण मिला है। जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, नहीं, ये संस्कृत के अलावा प्राकृत और तमिल में भी मिला है। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। पत्थर पे लिखे जाने वाले तो अभिलेख कहलाते हैं, लेकिन केवल नहीं, पत्थरों के अलावा अन्य धातु पे उत्कीर्ण किए जाने वाले लेख भी अभिलेख कहा जाता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख वो पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके, ये बिल्कुल सही है। जैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग तरीके से सरकार जो है वो नया कोई कानून बनता है या फिर कोई आदेश दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा नोटबंदी का कानून जब आया गया था, नोटबंदी आज से तो रात के 12 बजे मोदी जी यूट्यूब पे, टीवी चैनल पे, अर्थात सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को बताए थे। तो इस तरह से उस जमाने में अभिलेखों के माध्यम से बताया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, यानी अर्थात बी। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ये ग्रीक और अरामाइक हो जाता है। ग्रीक और अरामाइक अर्थात यूनानी और अरामाइक।
कांधार कहाँ है? तो कांधार हो जाएगा आपका, कांधार के बारे में पूछा जाएगा तो कांधार हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में मानी जाती है। बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से मानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर 500 ईसा पूर्व की बात हम करते हैं तो 500 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, और अगर हम 500 ईस्वी की बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला कार्यकाल। अभी जैसे 2023 है तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर के अभी तक का काउंट किया गया है। यही 2023 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे तो उनके जन्म से पहले की बात होगी, उनके जन्म से 2023 साल पहले की बात हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है वो स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है। हाँ, ईसा पूर्व को कहा गया है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर, और ईस्वी को बोला गया है एनो डोमिनी यानी एडी। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? गौर कीजिएगा, यहाँ पे है नहीं मिले हैं। आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकारी अर्थात शिकार करने वाला, खाद्य संग्राहक यानी भोजन संग्रह करने वाला, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ को संग्रह करने वाला खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण कहाँ से नहीं मिला है? तो गौर कीजिए आप, इसमें चाहे भीमबेटका हो, हुंसगी हो या कुरनूल हो, ये सब पूरा पाषाणकालीन स्थल है। चिरांद जो है इसमें ये नव पाषाणकालीन है, तो जाहिर सी बात है चिरांद से नहीं मिलेगा ये चीज। आखेटक और खाद्य संग्राहक चिरांद से प्राप्त नहीं। चिरांद कहाँ है? तो चिरांद हो जाएगा अपना बिहार में, बिहार में। हुंसगी कहाँ हो जाएगा? तो हुंसगी हो जाएगा आपका कर्नाटक में, हुंसगी होगा आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में। कुर्नूल हो जाएगा आंध्र प्रदेश, भीमबेटका हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिले हैं तो चिरांद से। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है? तो नवपाषाणिक पुरास्थल है जैसे मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में पहले जान लेते हैं। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान में आता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्रांत, पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान प्रांत है, वहां से आता है बलूचिस्तान। बुर्जहोम आता है कश्मीर से, कश्मीर से। कोल्डिल्वा आ जाएगा यूपी में। दाउजले हेडिंग आ जाएगा आसाम में, आसाम में। तो नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन है? तो इसमें सारे मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, महागढ़ा भी आ जाएगा यूपी से, यूपी। हाँ, मेहरगढ़, महागढ़ा, दार्जिलिंग हेडिंग, बुर्जहोम, कोल्डिल्वा, सब के सब जो है वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नवपाषाणिक पुरास्थल है। पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाणकालीन पत्थरों के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहा जाता था। बिल्कुल सही। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। और एक और चीज, दबाव शल्क तकनीक के अलावा पत्थर से पत्थर टकराना भी एक नीति था। दोनों सही है। और इसमें क्या हो जाता है, दबाव शल्क नीति के अलावा एक और नीति था जिसके पत्थर टकराना यानी पत्थर से पत्थर टकराना भी कहा जाता था। इसका हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो राख के साक्ष्य आपको मिले हैं कुर्नूल गुफा से। कुर्नूल जो कि मैंने पहले बताया है आंध्र प्रदेश में है। हुंसगी हो गया आपका कर्नाटक में, कर्नाटक। कोल्डिल्वा हो गया आपका यूपी। भीमबेटका एमपी में। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बदलावों में तापमान में वृद्धि, ये करीब 15 या 12, हाँ 12,000 ईसा पूर्व में आया था। घास के मैदान, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए, बिल्कुल सही है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना, बिल्कुल सही है। मछली से आप भागवत धर्म जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा दशावतारम, भगवान विष्णु के दशावतारम का उल्लेख है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि का वर्णन है। तो उसमें जो पहला है मत्स्य रूप, तो मत्स्य रूप जो है वही आपका मछली है। गेहूं, जौ और धान अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, बिल्कुल सही है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा नहीं है? जाहिर सी बात है, उसमें होगा आपका पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, नहीं होगा तो महापाषाण। महापाषाण का मतलब है कि दक्षिण भारत में पाषाण यानी पत्थर से जो स्तंभ, समाधि, स्तूप, समाधि सब बनाया जाता था, उसी को महापाषाण कहा था। तो महापाषाण कोई ऐसा इन 3 कालों में फिट नहीं बैठ रहा है, इन 3 कालों में नहीं आता है। 3 कालों में यही आता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। जिसमें पुरापाषाण काल का अगर देखें तो औजारों में आ जाता है शल्क, गंडास, हाथ से बनी कुल्हाड़ी इत्यादि। मध्यपाषाण काल में आ जाता है सूक्ष्म पाषाण औजार, सूक्ष्म पाषाण औजार, सूक्ष्म पाषाण औजार था। नवपाषाण काल में पॉलिशदार उपकरण। तो पुरापाषाण काल में शल, गंडास, मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण, नवपाषाण काल में पॉलिशदार। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक। बाघ की गुफा और अजंता की गुफा हो जाएगा ऐतिहासिक कालीन। भीमबेटका प्रागैतिहासिक और बाघ की गुफा और अजंता की गुफा ऐतिहासिक कालीन। अमरावती हो जाएगा शुंग कालीन या सातवाहन कालीन। शुंग या सातवाहन। आप कमेंट बॉक्स में बताएं शुंग वंश का संस्थापक और सातवाहन वंश का संस्थापक, यदि पता हो तो आप बताएं। अब आ जाइए पुरापाषाण काल। पुरापाषाण का जो कार्यकाल हो जाएगा वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। कहीं कहीं आपको 30 लाख से 10,000 भी मिलेगा। मध्यपाषाण कालीन का कार्यकाल जो हो जाएगा 12,000 से 10,000, ये भी कहीं कहीं आपको 9,000 से 4,000 मिलेगा। महापाषाण काल जो हो जाएगा वो आपको 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण कालीन हो जाएगा आपका 1000 ईसा पूर्व। तो इसका हो जाएगा पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000, मध्यपाषाण काल जो है 12,000 से 10,000, उत्तर महापाषाण काल जो हो जाएगा वो आपको 2500 से 1900, और उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व। तो यानी इसका हो जाएगा आपका, देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित पर विचार, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसमें कहा गया है कि किसको माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते थे, तो इसमें मध्यपाषाण हो जाएगा। इसका क्या सूक्ष्म पाषाण, लघु पाषाण कहा जाता था, अभी बताया मैंने, माफ कीजिएगा। हाँ, पुरापाषाण काल में जो है वो औजारें थी शल्क, गंडास, हाथ से बनी कुल्हाड़ी, इस तरह से अभी मैंने बताया था आपको। नवपाषाण काल पॉलिशदार उपकरण, तो ये हो जाएगा माइक्रोलिथ या लघु पाषाण जो हो जाएगा वो मध्यपाषाण काल, यानी केवल 2। हुंसकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसकी कहाँ पे था, बताया था मैंने, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हुंसकी कहाँ है। और हुंसकी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों के बने, नहीं बलुआ पत्थरों के नहीं बल्कि चूना पत्थरों के बने हैं।
चूना पत्थरों के बने, बलुआ पत्थर के नहीं। ये बताइए आप हुंसगी कहाँ है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत कर्नाटक में हो गया। भारत में शुतुरमुर्ग के भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण युग है ना, ये पुरापाषाण काल से ही है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। आंध्र प्रदेश के पटने नामक, सबसे पहले बात कि आंध्र प्रदेश में पटने नहीं, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और उनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिलते थे, तो बिल्कुल सही, यानी 1 और 2 गलत है, 3 सही है। कह क्या रहा है, कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा 3, केवल 3 सही है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको कुत्ता को। अब बकरी की बात जहां तक है, तो बकरी की चर्चा है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में क्या था कि मनुष्य को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ बकरी को भी दफनाया जाता था। कहां पे? तो मेहरगढ़ में। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए उनके साथ, मनुष्य के साथ कुछ सामान और बकरी दफनाया जाने का प्रमाण मिला है। इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता, सी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। महागढ़ा हो जाएगा आपका यूपी में। बुर्जहोम हो जाएगा आपका कश्मीर में। हल्लूर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। गुफरकाल हो जाएगा आपका कश्मीर में। तो एक चीज यहां पे ध्यान देने बात है कि क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी का बुक, उसमें हल्लूर और पय्यमपल्ली, इन दोनों के बारे में ये है कि ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये बाकी हर जगहों पे मिला है। आपकी तमिलनाडु और कर्नाटक में ही पाया जाता है। तो अभी के लिए आप तमिलनाडु और कर्नाटक ही याद कीजिए। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, आंध्र प्रदेश रहेगा तो कर्नाटक या तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ कहाँ से मिले हैं पशुपालकों के साक्ष्य? तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 हर जगह से। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ जैसे कि पहले मैंने बताया बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। कोल्डीवा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। चिरांद हो जाएगा अपना बिहार में। गुफरकाल हो जाएगा कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा इसका? 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में। कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है गलत कौन सा है? गलत। तो महागढ़ा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। बुर्जहोम कश्मीर में बिल्कुल सही है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं। पय्यमपल्ली तेलंगाना में नहीं। अभी मैंने बताया कि हल्लूर जो है वो कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। हाँ, आपको यही याद रखना है कि हल्लूर कर्नाटक में और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। इसका उत्तर हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि पूछ रहा है कौन कौन सुमेलित नहीं है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन्हें गर्तावास कहा जाता था, बिल्कुल सही है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों पर आग जलाने की जगह मिली है, बिल्कुल सही है। होता क्या, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि घर और बाहर अगर दोनों पे आग जलाने का प्रमाण मिला है तो कहने का मतलब सर्दी के मौसम में अंदर और गर्मी के मौसम में बाहर चूल्हा जलाया जाता होगा। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी। नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पुरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था, तो नहीं, बंद नहीं हुआ था, यानी ये गलत हो जाएगा। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश हटाई जाती थी, बिल्कुल सही है, वो भी बताया था नवपाषाण काल पॉलिशदार उपकरण।
इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली व मुसल का प्रयोग होता है, बिल्कुल अभी तक हो रहा है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, बिल्कुल सही है। इसमें कह क्या रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है अर्थात गलत कौन है, इसका हो जाएगा आंसर ए, ए हो जाएगा इसका आंसर। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, बिल्कुल सही। नवपाषाण काल में कपास उगाया जाने लगा था, बिल्कुल सही। इसका हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है? मेहरगढ़ हो जाएगा बोलन दर्रा, बोलन दर्रा ईरान जाने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अभी के क्लास में। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था। मेहरगढ़ से लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ये हो जाएगा दाओजली हेडिंग, दाओजली हेडिंग। और दाओजली हेडिंग जो है वो म्यांमार की ओर, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी के एक पहाड़ी पर स्थित है। काष्ठासम, काष्ठासम का मतलब होता है कि पुरानी लकड़ी जो समय के साथ इतना सख्त हो गया कि वो पत्थर के समान हो गया, या यूं माने कि वो पत्थर हो गया, उसे ही काष्ठासम कहते हैं, काष्ठासम कहते हैं। जेडाइट जो है वो जेडाइट एक पत्थर पाया जाता है दाओजली हेडिंग में, ये संभवतः चीन से आया होगा, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये संभवतः चीन से आया होगा। चातल हुक पुरास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हुक तुर्की में है, बिल्कुल सही है, तुर्की में है, याद रखिएगा। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि चाताल हुक पुरास्थल कहाँ है, चाताल हुक, तो ये तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें के उपयोग में लाई जाती है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियां, भूमध्य सागर से सीपियां, दोनों सही है आपका, एक और दो दोनों सही। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिलेगा चौकोर तथा आयताकार, अर्थात जहाँ पे अन्न का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से ही मिला है, जहाँ पे पशु का साक्ष्य मिला है, बकरी भेड़ का साक्ष्य मिला है, तो ऐसे जगहों पे ही चौकोर और आयताकार घर बनाए जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया ये तो हड़प्पा ही होगा, सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हो जाएगा रावी, लोथल, भोगवा, मोहनजोदड़ो, सिंधु, सिंधु, सुतकाहो हो जाएगा, शादी कौड़, शादी कौड़। लोथल के उत्खननकर्ता हो जाएंगे रंगनाथ राव, लोथल रंगनाथ राव, हड़प्पा दयाराम सहनी, मोहनजोदड़ो रखलदास बनर्जी, सोतका का कमेंट बॉक्स में बताइए। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा जो हो जाएगा वो आपका पाकिस्तान में हो जाएगा, पंजाब, पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी भाग का हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था, बिल्कुल सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्से को निचला शहर कहा, बिल्कुल सही है। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व के जानकार ने क्या कहा था? तो नगर दुर्ग कहा था, याद रखिएगा। निचले को निचला शहर, ये तो सिंपल है, निचला, और लेकिन ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग। इन दोनों हिस्सों की चार दीवारी कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, नहीं कच्ची ईंटों की नहीं बल्कि पक्की ईंटों की, क्योंकि नगर में जो घर बनेगा वो पक्का ही बनेगा। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही
नहीं है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल सही। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, बिल्कुल सही। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, बिल्कुल सही। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, नहीं। पानी कुएं से भरा जाता था और उपयोग के बाद, यूज के बाद उसको निकाल दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल सही। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं, बिल्कुल सही। यानी 1 और 2 दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सभी जगह से प्राप्त हुए। सिंध से मोहनजोदड़ो, राजस्थान से आपका कालीबंगा, पंजाब से रोपर, गुजरात से लोथल, हरियाणा से राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे, बिल्कुल सही। कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है? अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी, बिल्कुल सही। इन सभी नगरों में नालों और को खुला रखा जाता था, नहीं। ये हड़प्पा सभ्यता जो बहुत सभ्य सभ्यता थी, बहुत एडवांस थी, और इस सभ्य सभ्यता में कभी भी नाला खुला नहीं रखा जाएगा, नाला ढका हुआ ही रहेगा, यानी सी गलत है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, बिल्कुल सही। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। सी गलत है क्योंकि गलत चुनने के लिए बोल रहा है। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों के शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, बिल्कुल सही। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, बिल्कुल सही। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, बिल्कुल सही। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग किया जाता था? चूना पत्थर, नहीं, चूना पत्थर नहीं, ये गलत होगा। चूना पत्थर नहीं होगा, ये चर्ट पत्थर होगा, चर्ट। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सही है, तो सिर्फ 2 सही होगा, 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि चूना पत्थर नहीं होगा, चर्ट पत्थर होगा। तो आइए आज के सेशन में आखिरी प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये सारी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है। 6ठी क्लास से 12वीं कक्षा तक के जितने सारे प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी में, वो सारे प्रश्नों को एकत्रित किया गया है और वहीं से आपको दिया जा रहा है। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रश्न आज हुए हैं सबको आप एक बार फिर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और कहीं अगर आप अलग अलग सोर्स से कुछ पढ़े होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़े होंगे, या कुछ इसमें ऐसा होगा जिससे आप सहमत नहीं होंगे, कमेंट बॉक्स में अच्छे से आप डालें, ताकि आप अगर 2 चीज़ सीख रहे हैं यहाँ से, तो ये भी ज़रूरी है कि हम भी यहाँ से कोई एक चीज़ सीख के जाएं। तो चलिए आखिरी प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है जिसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।